तो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की टाइमलाइन की। क्लाइमेट चेंज की टाइमलाइन, इसको टाइमलाइन बोल सकते हो या बैकग्राउंड बोल सकते हो, ठीक है, या इसको बोल सकते हो हिस्ट्री क्लाइमेट चेंज की। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड करते हैं, इसको हटाओ एक सेकेंड। यहाँ पे हम लेते हैं एक लाइट, फिर यहाँ पे हम खींचते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे डेवलप एंड डेवलपिंग, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज, 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 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, तो उसमें इस बात का क्या लेना देना, इसका अभी कैसे लिंक है, अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं। तो हम इसके अंदर पहले पॉइंट लेते हैं, रूल ऑफ लॉ। अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें तो रूल ऑफ लॉ कहाँ पर बेटर होगा, आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस आधार पर आपको क्या लगता है? रूल ऑफ लॉ यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ पर उससे कम बेटर होगा, और यहाँ उससे कम बेटर होगा। जो रूल ऑफ लॉ होता है वो सबसे बेटर डेवलप कंट्री में होता है। फिर बात करते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटर होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा। इसलिए डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे है कि लोगों को आज़ादी है, कितना लोग बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी, या लोगों को सुनने की आज़ादी, कुछ देखने की आज़ादी, पहनने की आज़ादी, खाने की आज़ादी कितनी है। आप इंडिया में देख सकते हैं, इंडिया में खाने की आज़ादी कितनी है, कपड़ा पहनने की आज़ादी कितनी है। हालांकि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया में कुछ एलीट शहरों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल इंडिया में जो है, पूरे इंडिया के रेफरेंस में अगर देखोगे, पूरे यूएसए के रेफरेंस में देखोगे, और पूरा बांग्लादेश के रेफरेंस में या बुरुंडी के रेफरेंस में देखोगे, तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ डेमोक्रेसी का लेवल काफ़ी हाई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनोवेशन। काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ उससे कम है, यहाँ उससे कम है। फिर बात करते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट यहाँ पे काफ़ी क्लीन है, काफ़ी क्लीन है, काफ़ी क्लीन है, लेस क्लीन है, यहाँ पे बहुत कम क्लीन है। तो इन्वायरमेंट की बात करें, डेवलप कंट्रीज़ का जो इन्वायरमेंट है, मतलब वहाँ का जो एयर है, जो वाटर है, वो काफ़ी ज़्यादा शुद्ध है कंपेयर टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज, ठीक है। इसको शॉर्टकट में यहाँ पे LDC लिख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। यहाँ पे टेक्नोलॉजी में भी ये लोग आगे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, कम है, लेकिन टेक्नोलॉजी में भी ये लोग लीडर हैं, क्योंकि जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, वाटर को फिल्टर करने की टेक्नोलॉजी बुरुंडी वाले थोड़ी बना रहे हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो तमाम मिसाइलें हैं, कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है, डेवलप कंट्रीज बना रही हैं। अमेरिका बना रहा है या जापान बना रहा है। और नेक्स्ट होता है लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड इन देशों का काफ़ी हाई है इनके अपेक्षा। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब है कि लोगों का रहने के मतलब लेवल क्या है, लोग किस प्रकार के खाना खाते हैं, किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहते हैं, पॉल्यूशन का लेवल क्या है, वो मतलब रूल ऑफ लॉ क्या है, जस्टिस क्या है, मतलब एक कलेक्टिव चीज़ है, मतलब कि लोग कैसे वहाँ पे फील करते हैं, किस टाइप्स की सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे के बीच बॉन्डिंग क्या है, तमाम चीज़ें वहाँ पे। वेलबींग की बात करते हैं ना, वेलबींग में मतलब हम ओवरऑल
एक इंसान का हम देखते हैं कि वो खुश है कि नहीं है। हर चीज़ें वेलबींग में काउंट की जाती है। और नेक्स्ट है जो वहाँ की सोसाइटी है, काफ़ी ज़्यादा ओपन है, ठीक है, ब्रॉड माइंडेड है। यहाँ की सोसाइटी कंजर्वेटिव होती है, यहाँ की सोसाइटी और कंजर्वेटिव होती है। और यहाँ की सोसाइटी में लगभग आधा जो डेवलप कंट्री होती है यहाँ की सोसाइटी लगभग डेमोक्रेसी मतलब एक दूसरे की बात सुनी जाती है। और डेवलपिंग कंट्री में और कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटेरियन के मतलब एक लोग जो है चौधरी बनते हैं, बाकी लोग सब फॉलो करते हैं, और बाकी लोग जो उनसे मतभिन्न होते हैं उनकी लाइफ का खतरा होता है। लेकिन इसे डेवलप कंट्रीज में ऐसा बहुत कम होता है। ये सारी चीज़ें कंपैरेटिव स्टडी हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट टर्म में डेवलप कंट्री में कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तीन चीज़ों में तो आपको पाओगे डेवलप कंट्रीज आर मच बेटर, फार अहेड कंपेयर टू डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज। इसी प्रकार और पैरामीटर्स में जितने भी पैरामीटर्स देखोगे, नेक्स्ट आप यहाँ पे एजुकेशन को रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एजुकेशन को रखोगे तो उसमें भी डेवलप कंट्रीज काफ़ी आगे हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी टॉप के जो पेपर पब्लिश होते हैं, कौन पब्लिश करता है? बुरुंडी पब्लिश करता है, बांग्लादेश पब्लिश करता है, इंडिया पब्लिश करता है, नहीं पब्लिश करता, पाकिस्तान पब्लिश करता है, नहीं पब्लिश करते। भाई कौन पब्लिश करता है? यूरोपियन कंट्रीज़ करते हैं, या यूएसए पब्लिश करता है, या बोल सकते हो कि जापान पब्लिश करता है। तो जितनी भी दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जितने भी पैरामीटर लोग, वो डेवलप कंट्री में ज़्यादा हैं। और पैसे की बात करो तो डेवलप कंट्रीज़ में पैसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके पास रिसर्च है, नॉलेज है। और डेवलप कंट्रीज़ को ये भी बोला जाता है कि नॉलेज इकोनॉमी है, क्योंकि उनके पास नॉलेज है, नॉलेज से जो है पैसा कमाते हैं। जैसे गूगल फेसबुक किसी गंवार आदमी ने थोड़ी बनाया है। गूगल फेसबुक उसको जो गूगल फेसबुक या प्रेजेंट टाइम में चैट जीपीटी बन रहा है, उसका फ्लरिश करने के लिए एक जैसा इन्वायरमेंट चाहिए वो सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ में ही मिलता है। डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप कंट्रीज वैसा इन्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग लोग रिलीजियस होते हैं। रिलीजियस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन रिलीजियस होने और अंधभक्त होने में तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है। क्योंकि जो लोग रिलीजियस होते हैं आमतौर पर अंधभक्त होते हैं, वो दूसरों की बात सुनते नहीं, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले नहीं होते। इसलिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले नहीं होते, बहुत कम होते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग, साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब हर चीज़ को मान न लेना, क्योंकि हमारे गुरु कह रहे हैं, हमारे नेता कह रहे हैं, इसलिए हम मान लेंगे। ये पार्टी कह रही है इसलिए ये पार्टी सही कहती है, ये पार्टी बोल रही है तो झूठी बोल रही होगी। तो इस टाइप की टेम्परामेंट साइंटिफिक टेम्परामेंट हर चीज़ को मैं एनालाइज करूँगा। जो हमारे पास एविडेंस है, फैक्ट है, वेल एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं, उनके आधार पर मैं उन चीज़ों को एनालाइज करूँगा, उसके बाद मानूंगा। दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट, ठीक है। साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू यहाँ तो लगभग मीडियम होता है, मीडियम से भी कम होता है, यहाँ पे बहुत ही कम होता है। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो कितना घटिया होगा। फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी कितनी घटिया होगी। इनोवेशन पूछो ही ना, इन्वायरमेंट इसकी बात ही ना करो। इन्वायरमेंट क्या होता है, क्योंकि अमीर लोग तो अपने लिए सोफिस्टिकेटेड घर बनाएंगे या विला बनाएंगे, वहीं पर रहते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं। टेक्नोलॉजी ये क्या होती है, उधार मांग के जी रहे हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड, कुछ लोगों का स्टैंडर्ड टॉप लेवल है, बाकी लोग खाने के लिए मर रहे हैं। और लिविंग स्टैंडर्ड हमने बात की। फिर उसके बाद सोसाइटी में भी मारकाट, चोरी चमारी, करप्शन, तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद एजुकेशन, पूछो ना एजुकेशन क्या होता है। यहाँ पे कुछ लोग जो है अपने बच्चों को डेवलप कंट्रीज में भेजते हैं, बाकी लोग वहीं पढ़ते हैं। जैसे हमारे देश में भी होता है, अमीरों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और गरीबों के बच्चे वहीं पढ़ते हैं, उनको कुछ आता जाता है नहीं, और बाद में तमाम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी प्रकार और पैरामीटर्स के आधार पर अगर हम कंपेयर करें तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस हो रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं। अब इस सिचुएशन में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इस तमाम चीज़ें ऐसी कंडीशन है, दुनिया में इतनी टाइप के देश हैं, ऐसी कंडीशन है, तो इस कंडीशन में हो रहा है क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज कौन आपको लगता है वेल एडाप्ट कर पाएगा, कौन जो है वेल एडजस्ट कर पाएगा क्लाइमेट चेंज को लेकर? क्लाइमेट चेंज का मतलब हमने पहले भी बताया है, यहाँ पे बता दें। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है जो पैरामीटर्स हैं, जैसे रेनफॉल का या टेम्परेचर का या प्रेसिपिटेशन का, विंड वेलोसिटी का, जो भी जितने भी पैरामीटर होते हैं क्लाइमेट में या वेदर में, जिन पैरामीटर को मेजर करते हैं, तो उन सारे पैरामीटर में चेंज होता है, उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। ये मेनली ह्यूमन मेड है, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, इनमें जब चेंज हो रहा है उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो बात आती है कि जो ये चेंज हो रहा है, जैसे प्रेसिपिटेशन कहीं पे जाए, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है जितने भी प्रकार की बारिश होती है
मतलब ऊपर से पानी की बूंदें जो नीचे आती हैं उसको कई प्रकार से आ सकती है। एक होता है बर्फ़ के रूप में, एक होता है लिक्विड के रूप में। तो उसको प्रेसिपिटेशन जो है बिग वर्ड है, जैसे प्रेसिपिटेशन बिग वर्ड है, इसके अंदर रेनफॉल आएगा, स्नोफॉल आएगा और भी चीज़ें आती हैं। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, पूरा बॉक्स है, इसके अंदर रेनफॉल, स्नोफॉल एंड और भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि ऐसी सिचुएशन में तो ड्राट होगा, ठीक है, वाइल्ड फायर होगा, वाटर स्कार्सिटी होगी, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट होगा रिसोर्सेज को लेकर, इन्वायरमेंट होगा, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, सॉइल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, फर्टिलाइज़र का मिस यूज होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अभी जो अभी जस्ट बताया, उस आधार पे आपको क्या लगता है कि कौन से देश इस सब चीज़ों को ज़्यादा सूटेबल तरीके से या ज़्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे? क्या लगता है आपको, डेवलप कंट्रीज कर पाएंगे या डेवलपिंग कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़? कौन बना पाएंगे, डेवलप कंट्रीज बना पाएंगे या डेवलपिंग कंट्रीज़ या LDC बना पाएंगे, डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप कंट्रीज? सबसे बढ़िया एडॉप्शन इनका होगा, ठीक है। इनके पास पैसा है, इनके पास दिमाग है, इनके पास नॉलेज है। ऐसा नहीं कि बाकी लोगों के पास दिमाग नहीं है, दिमाग है, लेकिन ये लोग दिमाग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग भक्त बने, भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। अब ये भक्ति किसी भी पर्सन की कर सकते हैं या भगवान की कर सकते हैं। तो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके पास सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं दुनिया में, उनको मतलब अडॉप्ट करने के लिए या उससे झेलने की क्षमता सबसे ज़्यादा डेवलप कंट्री, उसके बाद डेवलपिंग में, उसके बाद LDC में, ठीक है। तो इस सिचुएशन में 1972 में जो है फर्स्ट ग्लोबल लेवल पर क्या होता है, मीटिंग होती है। किस चीज़ के लिए मीटिंग होती है, इन्वायरमेंट को लेकर, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग होती है किस चीज़ को, इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर, ठीक है। इन्वायरमेंटल इशूज़ जो है जैसे पोल्यूशन हो गया, एसिड रेन हो गया, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तमाम चीज़ें हो गई, या ऑयल स्पिल होता है, इन सब चीज़ों को लेकर ग्लोबल लेवल पर फर्स्ट टाइम ग्लोबल लेवल पर मीटिंग होती है इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर 1972 में। और ये कहाँ पे होती है, स्टॉकहोम, ठीक है, STOCKHOLM, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है, देख, ठीक है, स्वीडन। जून मंथ में होता है, ठीक है, जून मंथ में 1972 में, जून 1972 में मीटिंग होती है, ठीक है, ग्लोबल मीटिंग होती है। लगभग सारे देशों के लगभग 113 देशों के लोग यहाँ पे आते हैं स्वीडन में, ठीक है। वहाँ पे चर्चा करते हैं कि इन्वायरमेंट में ये चीज़ें हो रही हैं, सारे लोग अपने अपने कंसर्न बताते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ को क्या लगता है उस सिनेरियो में, उसमें जो है कोल्ड वार भी चल रहा था, ठीक है, उसमें कोल्ड वार भी चल रहा था 1970। कोल्ड वार कब से चला था, लगभग 1945 से, हो सकता है 1990 तक चला। तो 1990 तक चला, तो 1972 तो उसके बीच में ही आएगा, तो उसमें कोल्ड वार ड्यूरेशन में ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और 1972 में जब ये मीटिंग हो रही है, तो उससे जस्ट एक दिन पहले, एक साल पहले जो इंडिया का जो है बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश जो है सेपरेट कंट्री बन गया था 1971 में। तो उस कंडीशन में आप लोगों को पता होगा USA जो है पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था और USSR जो है इंडिया का सपोर्ट कर रहा था। इन सारे कंटेक्स्ट में जो है 1972 में फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग होती है। तो ये जो मीटिंग हो रही है इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंट जो है उस टाइम तक 1970 तक एक मतलब जैसे प्रायोरिटी नहीं होती, किसी इंसान की प्रायोरिटी होती है सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। तो उसके जो इन्वायरमेंट वाला इशूज़ है ये सबसे लास्ट में होती है। कोई भी कंट्री हो तो इन्वायरमेंट जो है उसके लिए सबसे लास्ट प्रायोरिटी में होगा। तो लास्ट प्रायोरिटी होगा तो डेवलप कंट्रीज़ के लिए तो प्रायोरिटी में कहाँ होगा, दूसरे तीसरे नंबर पर होगा इन्वायरमेंट। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए 10वें नंबर पर हो सकता है प्रायोरिटी लिस्ट में। इसको ऐसे देखो, जो इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, ठीक है,
अब इन्वायरमेंटल इशूज़ जो है डेवलप कंट्रीज़ के बीच में एंड डेवलपिंग कंट्रीज या ELDCs, ठीक है। अब डेवलप कंट्रीज़ के लिए इन्वायरमेंट जो है हो सके तो प्रायोरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हो, ठीक है, इन्वायरमेंट EBS। और यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें नंबर पर हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या उनसी समस्याएं हैं, जैसे पॉवर्टी है, सबसे बड़ी समस्या पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं है और क्रॉप की यील्ड काफ़ी कम है। तो इन तमाम चीज़ों के दायरे में तो आप इन्वायरमेंट को आपको कहाँ लगता है रखेंगे? इन्वायरमेंट जो है यहाँ पे लास्ट में होगा। तो इसी कंडीशन में 1972 में मीटिंग होती है। मीटिंग कहाँ पे होती है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ठीक है, स्टॉकहोम में इसकी राजधानी होती है 19 जून मंथ में 1972 में, ठीक है। और सारे लोग जो है मिलकर UN मैंडेटेड एक, क्योंकि ये सारे जो मीटिंग हो रही थी इसमें UN का भी इनडायरेक्ट रोल था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक UNEP नाम की बॉडी बनती है, ठीक है। ये बॉडी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है केन्या में, ठीक है, केन्या कंट्री है। इसकी राजधानी नायरोबी है, ठीक है, नायरोबी यहाँ पे है। तो यूनिपी के हेड क्वार्टर क्या है? केन्या में है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसे जो यूनेपी है, UNEP है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल लेवल पर इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं इसका सारा जो है जिम्मा UNEP के ऊपर है। जैसे सपोज करो प्लास्टिक है, POPs हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ऐसे पोल्यूटेंट जो बने हुए हो रहते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है, उनको लेकर, एंड वाटर पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर, क्लाइमेट चेंज के लेकर, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, जितने भी इशू हैं इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ ट्रेल को लेकर, जो भी ये सारे इशूज़ हैं कौन डील करेगा? UNEP डील करेगा। ग्लोबल लेवल, एक कंट्री लेवल पर नहीं, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर जितने भी देश थे उसमें, ठीक है, सबसे कोऑपरेट करेगा। इन्वायरमेंट के लिए एजेंडा बनाएगा, मतलब पॉलिसी बनाएगा, लोगों को रिकमेंड करेगा। लोगों को रिकमेंड करने का मतलब गवर्नमेंट को रिकमेंड करने का पर्टिकुलर कंट्रीज़ की। तो UNEP की स्थापना 1972 में हुई। इसका हेड क्वार्टर केन्या में है, नैरोबी, एंड इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इस समय पर कई रिपोर्ट भी पब्लिश करता रहता है। तो हमने बात की 1972, ठीक है। अब 1972 के बाद हम सीधा आते हैं यहाँ पे 1979 में। ये क्या था? फर्स्ट ग्लोबल इन्वायरमेंट नहीं, फर्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, फर्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, FGCC, फर्स्ट ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग एक जगह एकत्रित हुए और लोग डिस्कस करते कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई भी चीज़ है, कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। तो मतलब सारे लोग वहाँ पे आकर डिस्कस किए। उसके बाद सारे लोग डिस्कस करने के बाद अपने अपने कंट्री वापस गए। तो लोग सारे देश जो है अपने वापस जाने के बाद अपने अपने यहाँ पे क्लाइमेट को मॉनिटर करेंगे, मतलब कि टेम्परेचर किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और रेनफॉल का पैटर्न क्या बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। सारी चीज़ों को लोग मेजर करेंगे, ठीक है। सारे के सारे देश इन सारे पैरामीटर को, क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी पैरामीटर या वेदर से रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स अपने अपने देश में जाकर मेजर करेंगे। 1979 में जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ से जाने के बाद डिस्कस करने के बाद सारे के सारे देश लोग अपने यहाँ पे गए, ठीक है। तो इसी कंडीशन में लगभग धीरे धीरे जाकर 1988 में एक बॉडी बनाई गई जिसका हम बोलते हैं कि IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल एंड क्लाइमेट चेंज। इसको हम बोलते हैं इंटर
गवर्नमेंटल फाइनल ऑन क्लाइमेट इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में बनाया, 1988 में बनाया गया। तो इसको क्यों बनाया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसको बनाने में UNEP का रोल था और WMO का, ठीक है। WMO का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है मौसम संबंधी जितनी भी क्रियाकलाप होते हैं ग्लोबल लेवल पर, क्लाइमेट से रिलेटेड या हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड, मतलब जो वाटर साइकिल होती है, इन तमाम चीज़ों को WMO अध्ययन करता है, ठीक है। और UNEP हमने बताया कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो दोनों ने मिलकर IPC बनाया, IPCC बनाया, ठीक है। IPCC नाम की एक बड़ी बनाया, संस्था बनाई। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जो है साइंस को बताना है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसका साइंटिफिक बेसिस है ना। यहाँ पे हमने बताया था क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन हुआ। तो यहाँ से सारे लोग अपने अपने घरों के डाटा उसके बाद यहाँ पे देते थे UN में। वहाँ से UN में देने का मतलब नहीं है, यहाँ पे वो सारे लोग डाटा कहाँ पे देते थे? UNEP को देते थे, ठीक है, या WMO को देते थे। यहाँ से मिलने के बाद तो UNEP और WMO ने ये बॉडी बनाई, ठीक है। इसमें कौन लोग काम करते हैं? साइंटिस्ट लोग काम करते हैं। साइंटिस्ट लोग काम क्या करते हैं? ये लोग बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, मतलब उसकी साइंस बताते हैं कि कोई काम कैसे हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करते हैं, रीजन के साथ बताते हैं। फिर उसका सलूशन देते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो एक्सप्लेन करना है कि एक प्रॉब्लम कैसे कैसे काम कर रही है। जैसे किसी को कैंसर होता है, कैंसर कैसे होता है एग्जैक्टली ये बताना, ठीक है, एक्सपर्ट बताएगा। उसी प्रकार जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो साइंटिस्ट लोग जो 1988 में जो बॉडी बनी IPCC, ये लोग यहाँ पे साइंटिस्ट लोग काम करते हैं, सारे दुनिया के सारे देशों के लोग। तो ये साइंटिस्ट लोग जो है इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या, इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं साइंटिफिक तरीके से, मतलब जिस पर दुनिया साइंस पे चलती है ना। हालांकि कुछ मूर्ख साइंस पे नहीं चलते, उनकी बात नहीं करें, लेकिन आमतौर पे जो बुद्धिमानों की दुनिया होती है वो साइंस पे चलती है, ठीक है। और IPC जो है उसका सलूशन भी देती है कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसका सलूशन क्या है। और इसमें IPC के बारे में हम एक बात और कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं IPC, ठीक है। इसके बारे में 3-4 चीज़ें हैं। एक ये है कि ये साइंस बताती है, ठीक है, साइंस बताती है मतलब एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। दूसरा बताती है कि इसकी टेक्निकल चीज़, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की टेक्निकल चीज़ बताती है, नॉलेज शेयर करती है, ठीक है, पॉलिटिशियन सबके समझने के लिए। तीसरा होता है इसका सोशियो एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, मतलब लोगों पर इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, इस सारी बातों को, और इसका सलूशन क्या होगा, सारी बातों को ये बताता है IPCC, ठीक है। 1988 में बनाया था। कौन बनाया था? UNEP प्लस WMO ने, ठीक है, इन्होंने मिलकर ये बनाया था 1988 में IPCC को जो है नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। तो UNEP एंड WMO ने बनाया, ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे? 1972 से 1979 में, फिर 1988 में तो IPC बनाई गई। तो यहाँ पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड एजेंडा शुरू किया गया। उसके बाद 1988 में IPCC ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसको बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है। कब पब्लिश की? 1990 में। 1990 में IPCC ने 1972, 1979, 1988 में IPCC बने। उसके बाद इसके 2 साल बाद IPCC ने जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की, असेसमेंट रिपोर्ट, जो है क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है उस सारी चीज़ों को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की 1992 में। इसके ठीक 2 साल बाद +2 यहाँ पे ऐड कर दो, तो 1992 में जो है एक लीडर्स की, ग्लोबल लीडर्स की क्या हुई? कॉन्फ्रेंस हुई। अब बात आती है ग्लोबल लीडर कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? क्योंकि जब एक IPCC बनी इसके बाद इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की 1992, उसके बाद दुनिया के जो लोग मानते थे नहीं मानते थे, तो जब IPCC एक साइंटिफिक बॉडी थी, इसकी बात को सारे लोग माने कि हाँ वाकई में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई? रियो दे जेनेरो, ब्राज़ील में, ब्राज़ील का सिटी का नाम है, ठीक है। वहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली, लेकिन यही पहले रियो दे जेनेरो में
एक कॉन्फ्रेंस हुई 1992 में। कहाँ पे है ये? रियो, इसको हम रियो बोलते हैं। इसको हम 92 में जो समिट हुई रही, इसको ब्राज़ील में है, इसको हम बोलते हैं अर्थ समिट भी बोलते हैं। कितने इतने ये माइलस्टोन था, या लैंडमार्क ऐसा था, टर्निंग पॉइंट था, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशूज़ को लेकर, तो इसलिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 1992 में सारे वर्ल्ड के लीडर वहाँ पे आए, सारे लोग जो है डिस्कस किए कि हाँ ये हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक वो बना है, बोल सकते हो कि कन्वेंशन बना, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना। क्या बना? फ्रेमवर्क कन्वेंशन बना क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये बात आती है कि फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है। बात आती है कि ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्या होता है। फ्रेमवर्क कन्वेंशन होने का मतलब है कि किसी चीज़ की ब्रॉडर आउटलाइन सेटअप कर देना, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें उसमें लिख देना। जैसे होता है, अगर हम अपने देश में बात करें, इंडिया में, तो इंडिया में होता क्या है एक्चुअली, जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दी, ठीक है, तो उसमें बड़ी बड़ी बातें ऐसे लिख दी जाती हैं, छोटी छोटी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं उसी के आधार पर, क्योंकि कानून बनेगा अधिकार लेजिस्लेचर को है और इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर जो है उस कानून में ऐसा प्रोविज़न कर देता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम सिचुएशन एग्जीक्यूटिव इसमें रूल चेंज कर सकता है, ऐसा रूल चेंज कर सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकता, लेकिन एग्जैक्टली जैसे अगर सपोज करो कि पराली जला रहे हैं, ठीक है, उसको रिगार्डिंग जो है जो रूल बनाना है, तो हर बार वो लेजिस्लेचर से नहीं पास होगा, उसमें जो एग्जीक्यूटिव है उसमें अपने हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से मेंटेन करेगा, ठीक है, चेंज करेगा। उसी प्रकार यूएनएफसीसीसी जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन होता है, इसमें क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है ब्रॉड फ्रेमवर्क बना दिए गए, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मिटिगेशन ये होगा, तो सारे देश मिलकर ऐसा करेंगे, ठीक है। एक फ्रेमवर्क बना गया, मतलब एक प्रकार का स्ट्रक्चर बना दिए गए, ठीक है। स्ट्रक्चर बनने के बाद हुआ क्या, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये 1992 में क्या हुआ, स्ट्रक्चर बन गया। फिर 95 में इसका फर्स्ट बार मीटिंग मिली, जो इसके माध्यम, इसके अंडर UNFCCC के अंदर मिली, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब मिली? 1995 में। कहाँ मिली? जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी के बोन्सार में मिली, फर्स्ट टाइम जर्मनी में मिली 19, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत डिस्कस हुआ, ठीक है। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इशूज़ हैं, ये वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें हुई। फिर इसके 3 साल बाद, ठीक है, 95, 95, 96, 97, 2 साल बाद हुआ। तो 1997 में क्या हुआ, COP3 हुई, ठीक है, COP3 हुई। COP3 कहाँ हुई? क्योटो में हुई, ठीक है, KYOTO, क्योटो में हुई। इसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। प्रोटोकॉल बोलने का मतलब है कि यहाँ पे स्पेशल जो है चीज़ें एकदम निटी गिटी के साथ एकदम अच्छे से क्लीन से पूरे तरीके से बताया गया कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या नहीं होगा, ठीक है। यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत ही COP की मीटिंग होती है। यूएनएफसीसीसी के अंदर जो है COP की मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉन्फ्रेंस मतलब है लोगों का समूह है, और पार्टीज का मतलब है यहाँ पे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 190+, उनको हम पार्टीज बोलते हैं। सारे के सारे देश, यूएनएफसीसीसी में ऐसा मैंडेट दिया गया है कि सारे के सारे देश, लोग, दुनिया के जो भी देश हैं 190+, हर साल मिलेंगे और क्लाइमेट चेंज को लेकर अपना मतलब आइडिया रखेंगे, उसको कम करना है, जैसे फॉसिल फ्यूल का एमिशन कैसे कम करना है, या हीट ट्रैपिंग जो गैस है उसको कैसे एमिशन कम करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम नेगोशिएशन चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डेवलप कंट्रीज, ये क्योटो प्रोटोकॉल बाइंडिंग था, ठीक है। बाइंडिंग होने का मतलब है कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे बाइंडिंग होने का मतलब, जैसे आप स्कूल में, किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको फीस जमा करना बाइंडिंग है, और लेकिन आप जैसे पढ़ने ना जाएं, ये बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग तो हालांकि ये भी है, लेकिन उतने बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि इसको फीस तो जमा करना है, ठीक है,
लेकिन आप इस पब्लिकेशन की किताब लेंगे, ऐसा ड्रेस का कपड़ा जो है इस क्वालिटी का होना चाहिए, ये सब चीज़ें बाइंडिंग नहीं, नॉन बाइंडिंग है। उसी प्रकार जो क्योटो प्रोटोकॉल था बाइंडिंग था, डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग था, नॉन डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर उनके ऊपर कोई रोकथाम नहीं था, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर बाइंडिंग था कि आपको ये करना है, ठीक है। तो मैं यह बोल रहा था डेवलप कंट्रीज़ को जो है बोला गया था कि एमिशन कम करेंगे, कितना करेंगे 5% या 5.2%, ठीक है, ये दोनों लिखा रहता है, अब चाहे लिखें 5% हम लिख लेते हैं अपने सहूलियत के लिए। तो बोला गया था कि डेवलप कंट्रीज जो है 5% रिडक्शन करेंगे, कहाँ से करेंगे 1990 में जो एमिशन का लेवल था, ठीक है, उसमें रिडक्शन करेंगे, ठीक है। कब करेंगे रिडक्शन, 2008 से 2012 के बीच, ठीक है, 5% रिडक्शन करेंगे। अब बात आती है कि 1997 में हम एडॉप्ट कर रहे हैं कि 5% रिडक्शन करेंगे, ठीक है, डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज़ का मतलब है यूएसए है या यूरोपियन कंट्रीज़ है, जापान है, इस टाइप की कंट्रीज, उनको बोल रहे हैं डेवलप कंट्री। तो 1997 में हमने एग्री किया कि हम 5% रिडक्शन करेंगे, लेकिन ये 2008 इतना लंबा क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल, कोई भी एग्रीमेंट जो है एक होता है, दो वर्ड हम यहाँ पे बात करते हैं, एक होता है एडॉप्टेड, ठीक है, एक होता है इनफोर्स। एडॉप्टेड होने का मतलब कोई चीज़ सारे लोग एडॉप्ट कर रहे हैं, सारे लोग एग्री कर रहे हैं किसी बात को लेकर। तो जैसे हम सपोज करो सारे लोग मिलेंगे किसी, ठीक है, सारे 4-5 दोस्त किसी बात को लेकर एग्री करिए, ठीक है, कि हम लोग ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, सारे लोग वहाँ पे मान गए। फिर घर आने के बाद उन्होंने अपने घर वालों से डिस्कस किया, तो घर वाले बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा प्लान फर्जी है, बकवास है। तो फिर जब दोबारा मिले फ्रेंड, तो बोले यार हमारे घर वाले मना कर रहे हैं, वो बोले हमारे घर वाले ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, फोर्स में नहीं आया अभी तक, क्योंकि फोर्स में आने के लिए उन फ्रेंड्स ने वहाँ पे जो मेले में जो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया रखी कि ये चीज़ होगी तभी जो है ये बिजनेस शुरू किया जाएगा। उसी प्रकार जब सारे के सारे देश 1997 में एग्री किए क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर, तो उन्होंने बोला कि इतनी % कंट्रीज़ जो है 55 कंट्रीज़ का टोटल एमिशन 55% से होगा। जैसे जितनी भी 55 एटलीस्ट 55 कंट्रीज जो है ये फोर्स में तभी आएगी, एटलीस्ट 55 कंट्रीज जो है इनका टोटल एमिशन जो है 55% के आसपास होगा या 55% होगा, तभी फोर्स में आएगा। तो बहुत सारे देश इस बात को एग्री नहीं किए थे, इस बात को रेटिफाई नहीं किए थे, अपने अपने घर जाने के बाद उसको रेटिफाई नहीं किए। रेटिफाई करने का मतलब है कि अपने पार्लियामेंट से इसको अप्रूव नहीं करवाए, इसलिए फोर्स में नहीं आता है। तो ये फोर्स में आता है लगभग 2005 में, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में फोर्स में आता है। फोर्स में मतलब लागू हो गया, ठीक है। अब लागू हो गया तो ये फेज क्यों रखा गया है, क्योंकि प्रोटोकॉल लागू होने के बाद इसका रूल बनाना है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है। तो 2 साल तक ये रेगुलेशन बनाए, 5 में बनाए, 6 में बनाए, 7 तक रेगुलेशन बनाए, फिर 8 से लागू हुआ, ठीक है। क्योंकि कौन देश कितना एमिशन कम करेगा, कैसे करेगा, सारी चीज़ों का रूल बनाना होता है ना, पूरी दुनिया लेवल पे बात हो रही, ठीक है। इतना आसान नहीं होता, ठीक है, काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि कहीं देश पे सपोज करो फार राइट गवर्नमेंट है, कहीं पे राइट गवर्नमेंट है, कहीं पे लेफ्ट गवर्नमेंट है, तो पॉलिटिक्स चलती रहती है। नेगोशिएशन इतना आसान नहीं होता, ठीक है। डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच नहीं, मतलब गवर्नमेंट्स के बीच नेगोशिएशन करना आसान नहीं होता, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल का इसको हम फेज़ 1 भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं फेज़ 1। सेकेंड फेज़ कब से लागू हुआ, 2013 से 2020 तक, ठीक है। इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है, सेकेंड फेज़ का। फर्स्ट फेज़ में तो यूरोपियन कंट्रीज ने इसका रिडक्शन किया था, हालांकि यूएसए जो है इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई कभी नहीं किया। यूएसए जो है क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया, ठीक है, 2001 से वो बाहर हो गया था। वही यूएसए है जो पेरिस एग्रीमेंट से भी बाहर हो गया था 2017 में, ठीक है। तो बाइडेन साहब ने 2021 में आकर फिर से इसको ज्वाइन किया, ठीक है। 2017 में यूएसए जो है ट्रंप के राइट विंग गवर्नमेंट है, ठीक है, बाहर हो गया था पेरिस एग्रीमेंट से 2021 में, और बाइडेन साहब आए तो ये लेफ्ट विंग गवर्नमेंट है, इन्होंने इसको ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में हमने बात की कि 5% रिडक्शन करना था डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर थे और ELDC के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था, ठीक है। तो ये सारी बातें चल रही थी। तो इसी बीच जो है नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं 2009 में कोपेनहेगन, ठीक है, डेनमार्क शहर है, ठीक है।
कोपेनहेगन में क्या हुआ, डेवलप कंट्रीज ने प्लेज किया कि 100 बिलियन डॉलर, 100 बिलियन हम आपको देंगे 2020 से, ठीक है, बाई 2020, 2020 से। ये क्लाइमेट फाइनेंस जो है, ठीक है, आज क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल लागू होगा, सारे लोग एमिशन रिडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हर साल मीटिंग होती रहती है ना कॉप की, तो वहाँ पे बातचीत होती रही किस बात पर क्या करें, कैसे करें, सारी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास पैसे और टेक्नोलॉजी, हमने बात की उनके पास कुछ है ही नहीं, ना उनके पास टेक्नोलॉजी, ना उनके पास नॉलेज है, ना उनके पास कैपेसिटी है किसी चीज़ को करने के लिए, और जल्दी तो और डिजास्टर उनके पास और भी कुछ नहीं है। तो इस बात को ऊपर डेवलपिंग कंट्री आए दिन पैसे मांगते रहते थे, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे जो फ्लड्स आ रहे हैं, डिजास्टर जो तमाम तरीके के हो रहे हैं, तो उसको अडाप्ट करने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए वो लोग पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, डेवलप कंट्री। तो इस सिचुएशन में 2009 में कोपेनहेगन में हमने बात की, कोपेनहेगन में क्या हुआ, डेवलप कंट्रीज ने बोला कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम आपको 2020 से 100 बिलियन डॉलर सप्लाई करेंगे, ठीक है, देंगे। ये सारी डेवलप कंट्री जो है एक जगह फंड में रखेंगे, एक जगह मतलब स्टोर करेंगे, तो वहाँ से सारे लोगों को पैसे मिलेगा। पैसा जो है डायरेक्ट नहीं मिलेगा, उसका बहुत सारे तरीके होता है, क्योंकि कोई भी पैसे, वही हमने बात की, डेवलप कंट्री जो है बुद्धिमान है, तो सारा तिकड़ मतलब लगाते रहते हैं कि पैसे सीधे नहीं देना, ये करना वो करना है, और डेवलप कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट से फुलफिल करता है उसी को पैसे भी देते हैं, मतलब उसमें तमाम पॉलिटिक्स चलती रहती है, बोल सकते हो, ठीक है। तो 2009 में इन्होंने प्लेस किए थे, और एक ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी बात हुई थी, इसकी भी स्थापना करेंगे। तो यही ग्रीन क्लाइमेट फंड 2010 में जाके इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पे, कैनकुन में, ठीक है। कैनकुन कहाँ है, कैनकुन, CAN कैनकुन क्या है, मैक्सिको का एक शहर है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये ग्रीन क्लाइमेट फंड इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन को लेकर पैसे देंगे, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को। कौन देगा, डेवलप कंट्रीज, ग्रीन क्लाइमेट फंड के माध्यम से ये पैसे देंगे, ठीक है। और ये जो 100 बिलियन था ये तो 2020 से देंगे, लेकिन ग्रीन क्लाइमेट फंड से जो इमीडिएट बेसिस पर इसके माध्यम से पैसा दिया जाएगा क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन एडाप्टेशन के लिए, ठीक है। तो इसी बीच नेक्स्ट ईयर होता है जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट चेंज की टाइमलाइन में नेगोशिएशन में, 2015 में, ठीक है। इसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट है। कब हुआ था, 2021 में हुआ था, 2021 में, ठीक है। कब हुआ था, 2021 में हुआ था, 2015 में, ओ यार मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कॉप 21, ठीक है, कॉप 21, और 2015 में क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। 2015 में क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट। 2015 में ईयर जो है 2015 है, और कॉप का नंबर जो है 21वां है, ठीक है। 21वीं बार लोग मिल रहे थे, ग्लोबल लीडर्स या ग्लोबल कंट्रीज, ठीक है, लगभग 190 देश प्लस मिल रहे थे 2015 में। तो यहाँ पे इन्होंने पेरिस एग्रीमेंट किया। पेरिस एग्रीमेंट में क्या थे कि NDC की यहाँ पे प्रोविज़न की गई, NDC का प्रोविज़न किया गया था। दूसरा बात किया गया है 1.5 या 2.0 डिग्री सेंटीग्रेड। NDC का मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल में था कि वहाँ पे सारे लोगों सारे कंट्रीज़ के ऊपर बाउंडेशन नहीं था, कोई डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर बाउंडेशन था कि आपको एमिशन कम करना है, ठीक है, हीट ट्रैपिंग गैसेज का रिडक्शन करना है, और डेवलपिंग कंट्री NDC के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं था। लेकिन यहाँ पे 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ, यहाँ पे NDC जो है, NDC कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे बोला गया कि डेवलपिंग कंट्रीज NDC सब अपने अपने लेवल पर जो भी कर सकते हैं सारे लोग करेंगे। और क्योटो प्रोटोकॉल में एक और आप ये वर्ड ध्यान सकते हो, CBDR, रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटी, कॉमन वर्ड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेसिटी। मतलब इस डेवलपिंग कंट्री जो इस बात की फोकस करते हैं कि जो ग्लोबल एमिशन हुआ है सारा का सारा दुनिया में, तो ये सब डेवलप कंट्रीज ने ही इमिट किया है, तो इसलिए उनके ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही लोग कम करें
और हम लोगों को पैसा दें, क्योंकि हम तो ऑलरेडी हम बताए, हमने डेवलप कंट्रीज की प्रॉब्लम बताई कि ऑलरेडी हम लोग भिखमंगे हैं, हमारे पास कुछ है नहीं। एंड तो डेवलप कंट्री जो है इनको पैसे या तमाम टेक्नोलॉजी मांगते रहते हैं, ठीक है। सारी टसल दुनिया में इसी बात का है कि डेवलप कंट्रीज बोलते हैं कि पैसे नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, एमिशन कम करो, और डेवलप कंट्री बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, हमको पैसे दो, टेक्नोलॉजी दो, तभी हम इसको एमिशन को कम कर पाएंगे, अदरवाइज हमारे पास कोयला है तो कोयला को बर्न करेंगे, मतलब जो भी है हम सब कुछ करते रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो है बेरोजगारी है, गरीबी है, हम सारे लोगों को ऐसे रहने नहीं दे सकते, क्योंकि उनका भी हमें लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करना है। इस कंडीशन में डेवलपिंग कंट्री जो है आए दिन डेवलप कंट्री से रिसोर्सेज मांगते रहते हैं। तो हमने बात की एनडीसी की, सारे देश अपने अपने लेवल पे प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर एक पॉइंट था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सारे देश 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टारगेट रखेंगे कि हम इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर दो तो मैक्सिमम है, 2 तो क्रॉस ही नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा फोकस होगा। जिससे होता है कि ये बड़ा टारगेट है, अगर मान लो इन केस ये नहीं होता तो इसको नहीं क्रॉस करना है, ठीक है। अगर सपोज करो हमने 1 क्रॉस भी कर दिया 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको इसको नहीं क्रॉस करना है, 2.5 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हमें नहीं ब्रीच करना है, ठीक है। ये 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर के सारे प्रोविज़न किए गए हैं। और एक बात और यहाँ पे हम बता देते हैं, नोट करके लिख लो। एक होता है कार्बन बजट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कार्बन बजट में एक्चुअली होता क्या है कि सपोज करो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1.1800 से हम लोग जो है फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। डेवलप कंट्री ने सबसे ज़्यादा बर्न किया है। डेवलप कंट्रीज ने कार्बन बजट का 80% जो है डेवलप कंट्रीज ने यूज कर लिया, ठीक है। कार्बन बजट का भी हम बता रहे हैं। तो 1800 से डेवलप कंट्री जो है इमिट कर रहे हैं। आज चल रहा है 2024, आज तक लोग इमिट ही कर रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज इमिट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राफ के माध्यम से देखेंगे तो डेवलप कंट्रीज अगर इतना इमिट किया है तो डेवलपिंग कंट्रीज ने इतना इमिट किया, ठीक है। हीट ट्रैपिंग गैसेज कौन है? CO2, हमने बात की पिछले लेक्चर्स में। CO2 है, CH4 है, NO2 है। तो इसमें जो है जो हीट ट्रैपिंग गैसेज है इसका मैक्सिमम जो है पार्ट डेवलप कंट्री ने इमिट किया है। तो इस कंडीशन में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे 1800 में जो टेम्परेचर था जिसको हम बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल टाइम, ठीक है, इसके बाद फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे हमने फॉसिल फ्यूल को बर्न करना शुरू किया, तो हीट ट्रैपिंग गैसेज एटमॉस्फेयर में आ गई, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ट्रैप कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हो क्या रहा है, तो जैसे अगर सपोज करो 1800 में टेम्परेचर था 15 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ तक 15 डिग्री और यहाँ पे पहुँचने के लिए सपोज करो 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने से, तो ऐसा इसमें अंतर्गत कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या फॉसिल फ्यूल या हीट ट्रैपिंग गैसेज कितना एमिशन कर सकते हैं, मतलब टोटल कितनी हीट ट्रैपिंग गैसेज का एमिशन कर सकते हैं कि 15 डिग्री से टेम्परेचर जो है 1.5 डिग्री के बीच बढ़ जाए। तो सपोज करो कि एक अमाउंट होगा ना भाई कि आप इतना इमिट करोगे, अगर इससे ज़्यादा इमिट करोगे तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ब्रीच कर जाएगा, मतलब 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ब्रीच कर जाएगा प्री इंडस्ट्रियल टाइम से। हमने अगर एवरेज माना वहाँ पे 15 था तो यहाँ पे 16.5 हो जाएगा, तो उसका एक अमाउंट था। तो उस अमाउंट का मतलब इतना इमिट कर सकते हैं, उसका 80% भाग जो है डेवलप कंट्रीज ने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो वही डेवलपिंग कंट्रीज जो होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, दे आर डिमांडिंग कि भाई आपने अगर 80% यूज़ कर लिया, जो 20% बचा उसमें हमें इमिट करने दो, या इमिट अगर नहीं करना देना चाहते हो 20% जो बचा हुआ है पार्ट है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो ब्रीच ना हो, तो आप हमको पैसे दो, हमको टेक्नोलॉजी दो, पैसे दो, टेक्नोलॉजी दो। इसका मतलब ये है कि हमें सोलर टेक्नोलॉजी और विंड टेक्नोलॉजी, विंड से हमें पावर कैसे जनरेट करना है, सोलर से हमें कैसे पावर जनरेट करने हैं, ठीक है। इसका टेक्निकल पार्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, इतना आसान नहीं होता। फिर उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमें दो, ठीक है। ये सब क्या है, इनसे जो है हीट ट्रैपिंग गैसेज का एमिशन नहीं होता है, इसलिए हमें इनके टेक्नोलॉजी दो। और दूसरा हमको पैसे दो, फाइनेंस करो, डेवलप कंट्रीज हमको फाइनेंस करें, डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस करें। क्यों करें? क्योंकि भाई हमको अडाप्ट करना है, ठीक है, अडाप्ट भी करना है। और डेवलप जो इसमें एक प्रॉब्लम और ही होता है, एक होता है एडाप्टेशन, ठीक है, और एक होता है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है कि कोई भी काम
ये हालांकि दोनों वर्ड में कुछ चीज़ें कॉमन भी होती है, कुछ चीज़ें एडाप्टेशन भी हो सकती है, वही चीज़ मिटिगेशन में भी अंदर आ सकती है। तो हम इसको आसानी समझ लेंगे। मिटिगेशन का मतलब होता है कि कोई भी क्रियाकलाप कोई एक कंट्री करता है तो अगर उसका इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर पड़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर असर पड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे मिटिगेशन कर रहा है, ठीक है। एडाप्टेशन का मतलब है उसका इम्पैक्ट जो है वहीं लोकल लेवल पर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ को ही फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। सपोज करो हमने फॉसिल फ्यूल को कम बर्न कर रहे हैं, तो फॉसिल फ्यूल को अगर हम कम बर्न कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल लेवल पर हो, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा है तो क्लाइमेट चेंज का जो हमने बताया कार्बन जो बजट है उसमें कम से कम एमिशन होगा, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो हमने रखा है पेरिस एग्रीमेंट के माध्यम से वो ब्रीच नहीं होगा। तो ये होगा मिटिगेशन, मतलब होता है कि ग्लोबल लेवल इसका इम्पैक्ट होगा। और यहाँ पे एडाप्टेशन का मतलब है, सपोज करो हमने यहाँ पे सी वाल बना लिया, ठीक है। अब सी वाल आपने बना लिया, समुद्र का पानी जैसे इंट्रूजन ना करे, मतलब हमारे लैंड पार्ट में ना आए, तो इसका फ़ायदा तो उस कंट्री को हो रहा है ना, क्योंकि ग्लोबल लेवल इसका फ़ायदा थोड़ी हो रहा है, क्योंकि बाकी जगह तो पानी जा ही रहा है। तो इसको बोलेंगे एडाप्टेशन। एडाप्टेशन क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। मिटिगेशन में सारे के सारे देशों को फ़ायदा होता है, जिस देश में इम्प्लीमेंट हो रहा है वही नहीं, बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा होता है, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ को भी फ़ायदा होता है। ये होता है एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन, 2 वर्ड्स बार बार यूज होते हैं। आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है, आप समझ में आ गए, जो पीछे बच्चे होंगी, ठीक है, आगे मैंने बाकी की चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।